हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो बिहार एसएससी के द्वारा ये योद्धा सीरीज चलाया जा रहा है, इसका आज हमारा 16वां क्लास है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके साथ ही आज से हमारा ये इस टॉपिक में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रिवीजन सीरीज भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, काफी जो है आपको मजा आने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहले प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए। करा मूल अधिकार, यहाँ 341 की बात है तो 340 तक पहले करा चुके हैं। हर एक प्रश्नों में आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन मिलता है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स और उसके अलावा आपको रिवीजन मिलेगा। तो करा कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? क्या 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है? तो मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं? मूल भौतिक राशि की अगर बात किया जाए तो उस राशि को कहते हैं जिसको डिनोट करने के लिए या जिसको इंगित करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अर्थात उसको व्यक्त करने के लिए, वैसे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि। उसी मूल भौतिक राशि के बारे में पूछ रहा है कि कितना होता है, तो ये होता है आपको 7 गो। 7 के हम नाम लिखेंगे कि 7 मूल भौतिक राशि कौन कौन है। तो आपको लंबाई हो जाएगा, पहला की अगर बात करें तो लंबाई हो जाएगा। दूसरा की अगर बात करें तो समय हो जाएगा। तीसरा की बात करें तो द्रव्यमान हो जाएगा। तीसरा द्रव्यमान हो जाएगा। और कौन कौन है? 3 गो, लंबाई, लंबाई, समय, द्रव्यमान। इसके अलावा अगर पूछे तो आपको जो है विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा। ताप हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। विद्युत धारा और ताप हो जाएगा। और हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता हो जाएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और 7वां नंबर की अगर बात करें तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये सब जो है आपको क्या है? तो 7 मूल मात्रक हैं। 7 भौतिक राशि है। 7 को क्या है? तो मूल भौतिक राशि है। अब इसके एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक की बात करें तो लंबाई के क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लंबाई के मीटर हो जाएगा। समय की बात करें तो समय का सेकेंड हो जाएगा। और द्रव्यमान के किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान के किलोग्राम। और विद्युत धारा के एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। और ताप की अगर बात करें तो केल्विन हो जाएगी। ताप के केल्विन। और ज्योति तीव्रता के हो जाएगा केंडला, ज्योति तीव्रता का केंडला। और पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल हो जाएगा। तो ये 7 भौतिक राशि है और उससे संबंधित उससे संबंधित आपको जो है क्या है? तो आपको एसआई मात्रक भी है। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा। लंबाई के मीटर, समय के सेकेंड, द्रव्यमान के किलोग्राम, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योति तीव्रता के केंडला और पदार्थ की मात्रा मोल कहलाता है। ठीक है, तो ये 7 का आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो क्या दूरी की है, लंबाई की, गहराई की या ऊंचाई की? तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी ऊंचाई है? तो ये जो है आपको दूरी का है। किसका है? दूरी की इकाई जो है। दूरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बराबर की बात करें तो 9.46, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। और वही अगर किलोमीटर में पूछ ले तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। सिर्फ 3 शून्य को नीचे खिसका देना है। तो ये रहा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में पूछे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय दूरी किसको कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होता है, पृथ्वी है ना, हमारा पृथ्वी है। और जो सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होता है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहलाता है? खगोलीय दूरी। और एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। 1.496 एक खगोलीय दूरी बराबर
दूरी बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है क्या? तो एक खगोलीय दूरी बराबर। अगर बात करें दूरी के सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पार्सेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। क्या होता है? पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक बराबर। अगर पूछे कि एक पार्सेक बराबर जैसे मीटर में पूछे तो 3.8 गुने 10⁻16 होता है। 3.8 गुने 10⁻16 मीटर। अगर मीटर में पूछे अगर मीटर में पूछे तो आपको 3.8 गुने 10⁻16 मीटर हो जाएगा, और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपको पार्सेक से संबंध। अगर पूछे कि समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, तो फाइदोमीटर से। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई अगर पूछे तो ये आपको जो है फाइदोमीटर से। किससे मापा जाता है? फाइदोमीटर से। फाइदोमीटर से। और एक फाइदम बराबर कितना होता है? एक फाइदम बराबर होता है आपको 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट। तो एक फाइदम बराबर अगर पूछे कितना होता है तो 6 फीट होता है। और समुद्र दूरी को मापने के लिए, जैसे समुद्र की गहराई हो जाएगा फाइदोमीटर, अगर समुद्र की दूरी अगर बोले तो समुद्र की दूरी समुद्री मील से मापा जाता है। समुद्र की दूरी किससे मापते हैं? समुद्र की दूरी किससे मापा जाता है? समुद्री मील से। समुद्री मील से किससे मापा जाता है? समुद्री मील से। तो ये सारा जो है क्वेश्चन जितना भी हम डिस्कशन कराए हैं आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर पूछे तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। एक खगोलीय दूरी बराबर पूछे तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर हो जाएगा। और दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक होता है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या मीटर में पूछे तो 3.8 गुने 10⁻6 मीटर होता है। 3 गुने 10⁻8 गुने 10⁻6 नहीं 16 होता है, सॉरी 16, 10⁻16 मीटर होता है। और एक फायदम, समुद्र की गहराई फायदोमीटर से, और एक फायदम बराबर 6 फीट। और समुद्र की दूरी अगर पूछे तो समुद्री मील के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री मील के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डबल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चलते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो क्या बल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, चाल कहते हैं, या वृत्तीय गति? तो इसका कलर अलग है, इसका मतलब आंसर ये नहीं है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण की एसआई मात्रक की अगर बात करें तो त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछे कि वेग में ऋणात्मक परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वेग में वेग में ऋणात्मक परिवर्तन के दर को, परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो इसको मंदन कहता है। क्या कहलाता है? मंदन। मंदन। जैसे वेग में परिवर्तन पूछे तो त्वरण हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे ऋणात्मक परिवर्तन वेग में क्या होगा, तो वो मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंदन कहलाएगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश
सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसका दिशा और परिमाण होता है वो सदिश राशि कहलाता है। और एक समान वेग से गतिशील पिंड का जो त्वरण होता है क्या होता है? शून्य होता है। एक समान वेग से गतिशील पिंड, एक समान वेग से गतिशील पिंड का मान क्या होता है? पिंड का मान क्या होता है? तो शून्य होता है, न्यूट्रल हो जाता है, शून्य होता है। तो अगर पूछे त्वरण से संबंधित जो इतने सारे प्रश्न हो गया कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग में ऋणात्मक परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? मंदन कहलाता है। और एक समान वेग से गतिशील पिंड को। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि लिफ्ट ऊपर जाता है तो पिंड का भार क्या होगा? लिफ्ट पर आप लोग चढ़े होंगे, तो लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो आप भार क्या महसूस करते हैं? नीचे आता है तो भार क्या महसूस करते हैं? तो ऊपर वाला पूछ रहा है कि लिफ्ट ऊपर जाता है तो पिंड का भार क्या होगा? तो ऊपर जाने पर क्या होगा? पिंड का भार हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे लिफ्ट देख सकते हैं, है ना, ये हमारा लिफ्ट है। तो लिफ्ट अभी क्या है? ऊपर जा रहा है, तो इसका भार क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन वही अगर ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से क्या आएगा? तो अगर नीचे आएगा तो इसका जो है भार क्या होगा? तो घटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? घटा हुआ। ये जो रहेगा तो क्या होगा? बढ़ता रहेगा। क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो ये था लिफ्ट के बारे में कि यदि लिफ्ट ऊपर जाता है तो पिंड का भार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर घाटे की अगर बात करें तो लिफ्ट नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। लिफ्ट नीचे आने पर भार क्या होगा? तो भार जो है आपको घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर बात किया जाए लिफ्ट की रस्सी, है ना, लिफ्ट की जो डोरी है, लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है, डोरी एकाएक टूट जाती है, एकाएक टूट जाती है, टूटने पर भार का जो मान होगा, भार का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। टूटने पर भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। शून्य भार क्या हो जाएगा जी? तो शून्य हो जाएगा। अगर पूछे कि एकाएक अगर लिफ्ट गिर जाती है तो क्या होगा? भार शून्य हो जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक है। और लिफ्ट की अगर बात करें तो लिफ्ट अगर एक समान गति से ऊपर या नीचे जाती है, लिफ्ट अगर एक समान गति से ऊपर या नीचे जाती है तो भार अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। अगर बात करें लिफ्ट की तो लिफ्ट अगर एक समान गति से ऊपर या नीचे जाती है, नीचे जाने पर भार में क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। मतलब भार में बदलाव, भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित होगा। क्या हो जाएगा? तो भार अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपको लिफ्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा गैस का आयतन शून्य हो जाता है कितना डिग्री पर? गैस का जो आयतन होता है, गैस का जो आयतन होता है वह कितनी डिग्री पर शून्य हो जाता है? तो क्या -263 डिग्री पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड? गैस का जो आयतन शून्य हो जाएगा तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो ये हो जाएगा आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -273 डिग्री को अगर केल्विन की बात किया जाए तो केल्विन के मान शून्य होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में क्या हो जाएगा? तो आपको शून्य हो जाएगा। केल्विन में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि -273 डिग्री का मान केल्विन में क्या होगा? तो आपको शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे द्रव, तो द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, और घटाने पर घटता है। तो द्रव का क्वथनांक अगर बढ़ाइएगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। द्रव का क्वथनांक
क्वथनांक दाब बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से बढ़ता है तथा घटाने से क्या होगा, तो घटेगा, घटाने से घटता है। तो द्रव का क्वथनांक अगर दाब बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, और घटाने से घटता है। कह रहा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओस्मियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हल्की गैस की अगर बात करें तो सबसे हल्की गैस इसमें है आपको हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है, संलयन की प्रक्रिया जो होती है किससे होती है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से। अगर ओस्मियम की बात करें तो ये सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस अगर पूछे, सबसे भारी गैस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा, सबसे भारी गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला चले, अगला क्वेश्चन। कह रहा जीवाणु की खोज किसने किया था, कार्ल रिटर ने, लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, या रॉबर्ट कोच ने, बताइए किसने किया था। तो इसका जो खोज किया था जीवाणु के, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था, सॉरी किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। अच्छा, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाणु के अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है जीवाणु के अध्ययन। तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और जीवाणु की खोज किसने किया, तो आपको ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु से रोग फैलता है, जीवाणु से रोग फैलता है, ये बातें जो है किसने बताया था, लुई पास्चर ने। किसने बताया था, लुई पास्चर ने। जीवाणु से रोग फैलता है, यह बातें जो है किसने बताया था, तो लुई पास्चर ने यह बातें बताई थी कि जीवाणु से क्या होता है, तो डिजीज होती है, यानी कि रोग फैलता है। और जीवाणु के अध्ययन बता ही दिया, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु की बात करें तो यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका अगर पढ़े होंगे तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है नामक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो मजबूत होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है थोड़ा कमजोर होती है। यह क्या होता है, तो कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो क्या बेंडा ने, या सलाइडन व स्वान ने, अल्टमैन ने, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक तो अभी बताएं, जीवाणु की खोज किया था किसने, जीवाणु का। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था, अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की नामकरण की अगर बात करें तो बेंडा ने किया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो यही बेंडा ने। किसने किया था, तो बेंडा ने इसका नामकरण किया था, जबकि खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव को क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स, MATRIX क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव। अगला क्वेश्चन, करा पोलियो की खोज किसने किया था, पोलियो की खोज की अगर बात करें तो किसने किया था, जोनास साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, फ्लेमिंग ने, बेटिंग वेस्ट ने। तो बताइए पोलियो की खोज किसने किया था,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 84 साल। 84 साल हो जाएगा पोलियो की खोज। और पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका की खोज, पोलियो की टीका की खोज, टीका की खोज, खोज अगर पूछे तो इसका जो है पोलियो की टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर ने जो है इसका टीका की खोज किया था। पोलियो किससे होता है? तो एक वायरल जनित रोग है पोलियो, वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है, होता है। तो पोलियो किससे होता है? आपको वायरस से होता है। अगर बात करें इस फ्लेमिंग के, तो फ्लेमिंग किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। अगर इंसुलिन की बात करें तो एफजी बैटिंग ने किया था। एफजी बैटिंग है ना, बैटिंग वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने किया था? ये किया था वाइटिंग वेस्ट ने। किसने किया था? वाइटिंग वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। और एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज रोएंटजन ने। किसने किया था? रोएंटजन ने। रोएंटजन, रोएंटजन के द्वारा। किसके द्वारा? तो रोएंटजन के द्वारा जो है किसका खोज किया गया था? तो एक्सरे की खोज किया गया था। और एडवर्ड जेनर जो है क्या हो जाएगा? तो आपको पोलियो के टीकाकरण की खोज किया था। और जोनास सिसाल क्या हो जाएगा? पोलियो की खोज किया था। ठीक है। कह रहा कोविड 19 रोग किसके कारण होता है? कोविड 19 रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के कारण। तो ये जो रोग होता है आपको विषाणु के कारण। कोविड 19 बहुत लोग जो है चमका भी दिया था और बहुत लोग को जो है प्राण भी ले लिया था। तो इसलिए कोविड 19 के बारे में बहुत ही जानना आवश्यक है कि आखिर कोविड 19 का मतलब क्या होता है। तो कोविड 19 की अगर बात करें, कोविड 19 की, कोविड 19, तो सीओ मतलब क्या होता है? सीओ मतलब होता है कोरोना। क्या होता है? कोरोना होता है। कोरोना, कोरोना होता है। और वी आई मतलब अगर देखा जाए तो वी आई मतलब होता है वायरस। वी आई मतलब क्या होता है? वायरस होता है, वायरस होता है। और डी मतलब होता है डिजीज। डी मतलब क्या होता है? डिजीज, डिजीज होता है। डी मतलब डिजीज होता है। और 19 का मतलब हो गया कि 2019 में आया था। 2019 में मतलब कोविड 19 का मतलब होता है सीओ से कोरोना, वी आई से वायरस, डी से डिजीज, और 19 मतलब जो 2019 में आया था उसी का नाम रखा गया है कोविड 19। इसकी नामकरण की अगर बात करें तो इसका नामकरण जो है, इस कोविड का नामकरण, कोविड का नामकरण जो है 2015 में ही हो गया था। कोविड का नामकरण कब हुआ था? तो 2015 में, 2015 में हो गया था। किसके द्वारा? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एवं खाद्य कृषि संगठन के द्वारा। विश्व पशु, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एवं खाद्य कृषि संगठन के द्वारा, एवं खाद्य कृषि संगठन द्वारा इसका क्या किया गया था? तो नामकरण किया गया था। क्या किया गया था? नामकरण। कब? तो 2015 ईस्वी में। कब किया गया था? 2015 में। इसका परीक्षण जो किया जाता था आरटीपीसीआर, कोविड की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता था, इसकी जांच हेतु जो किया जाता है आपको आरटीपीसीआर किया जाता था। क्या किया जाता था? आरटीपीसीआर। तो इसका परीक्षण किससे किया जाता था? आरटीपीसीआर के माध्यम से इस कोविड 19 का पता लगाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, बताइए
कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 थी, 13 थी, 12 थी, 10 थी, बताइए कितना था? तो संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपको 15 थी। कितना थी? 15 थी। कौन कौन थी? तो एक बार हम नजर दौड़ाते हैं, कौन कौन थी। देखिए, पहला थी अम्मू स्वामीनाथन थी। दक्षयानी बेलायुधान था। बेगम एजाज था। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, और बात करें पूर्णिमा बनर्जी की, और राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, और सुचेता कृपलानी, तथा विजया लक्ष्मी पंडित एवं एनी बेसेंट। ये 15 महिलाएं ये संविधान सभा के क्या थी? तो सदस्य थी। 15 महिलाएं किसका सदस्य थी? तो संविधान सभा के सदस्य थी। अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और बात करें अगर दूसरी के, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक की अगर बात करें तो दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें तीसरी बैठक को, तो तीसरी बैठक जो हुआ था आपको, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जो संविधान सभा हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए, इसमें अस्थायी अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर बात करें दूसरी में, तो दूसरी में जो है परमानेंट आ गए थे, अस्थायी अध्यक्ष आ गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया गया था। और तीसरी की बात करें तो तीसरी में जो है इसमें जो है एक पेश किया गया था, प्रस्तावना को पेश किया गया था। इसमें प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था तीसरी में, है ना। तीसरी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और ये जो पेश किया गया था आपको तीसरी में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? इसे लागू की अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव को, तो यह लागू जो हुआ था 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ था? तो ये लागू हो गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ है, एक्स तरंगे है? बताइए। प्रकाश जो तरंगे हैं कैसी तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बातें मैक्सवेल ने कहा था। किसने कहा था? मैक्सवेल ने। प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह बातें तरंग हैं। यह बातें किसने कहा था? तो मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने किसने सिद्ध किया था इस बात को कि प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने, ठीक है। प्रकाश की अगर बात करें तो यह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। यह बात किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। यह बातें जो है किसने कहा था? न्यूटन महोदय ने। न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। और अगर बात करें अनुदैर्ध्य तरंगे के,
तो ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंगे है ना। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो आपको अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में, तो यह प्रकाश किस रेखा में, तो सीधी रेखा में। यह सीधी रेखा में गमन करती है। तो पूछ देगा कि किस ओर में जो है प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है, तो आपको सीधी रेखा में। और प्रकाश निर्वात में तीव्र गति से जाती है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर ध्वनि को बात किया जाए तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता सकता है। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश निर्वात में तीव्र गति से चलता है, तीव्र गति से चलता है। और अगर बात करें ध्वनि के, तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलता है। इसके लिए एक माध्यम चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, एक माध्यम की आवश्यकता होता है। और प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन है 354 नंबर का। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उदय हुआ था, तो क्या स्थलीय जीव का, जलीय जीव, उभयचर का, या कोई नहीं। स्थलीय जो स्थल पर रहता है, और जलीय जो जल पर रहता है, और उभयचर जो दोनों पर रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उभयचर कहते हैं। क्या कहलाता है, उभयचर। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उदय हुआ है, यह हुआ था आपको जलीय जीव पर। किसका होता है, जलीय जीव का। पृथ्वी की आयु की अगर बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब ज्ञानी मानव का उदय जो होता है, ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ था, 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव का उदय 40,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और ज्ञानी मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या है वैज्ञानिक नाम उसका, वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस है। ज्ञानी मानव का जो रासायनिक वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, टोक्यो, शंघाई या ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर, तो बताइए पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, आंसर दीजिए। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको ओसाका को। किसको, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर। अगर बात करें भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, मैनचेस्टर शब्द अच्छा क्या है, तो मैनचेस्टर की अगर बात करें तो मैनचेस्टर जो है यह इंग्लैंड में, मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक सूती वस्त्र से संबंधित शहर है, संबंधित क्या है, तो शहर है। क्या है, शहर है। तो मैनचेस्टर की अगर बात करें तो इंग्लैंड में यह एक शहर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए। अगर बात करें भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर सब लिख रहे हैं इसीलिए कि आप लोग याद करिएगा। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। अगर चीन का मैनचेस्टर बोला जाए, चीन का मैनचेस्टर कौन है, चीन का मैनचेस्टर तो ये हो जाएगा आपको शंघाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंघाई। चीन का मैनचेस्टर शंघाई हो जाएगा, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। और उसी तरह उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत के अगर पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सहना ए मंडी कौन होता था? सल्तनत काल में यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात किया जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। तो ये पांचों राजवंशों ने शासन किया था ये दिल्ली सल्तनत में। तो इसी में से पूछा है किसके बारे में? तो सल्तनत काल में सहना ए मंडी कौन होता था? तो सहना मंडी ये सब जो निर्माता किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके? ये जो बाजार का व्यवस्था किया था, बाजार की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था की अगर बात करें तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की व्यवस्था किया था। और इसी बाजार में तरह तरह का जो है विभाग को लॉन्च किया गया था। जैसे दीवान ए रियासत हो गया, सहना ए मंडी हो गया, सराय अदल हो गया, आपको बरीद ए मंडी हो गया। तो सबका विभाग था, सबका अलग अलग जो है काम था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का जो निर्माण किया था तो उसके पीछे एक उद्देश्य था, सेना का वेतन में कमी करना, सेना के वेतन में कमी करना और महंगाई में कंट्रोल करना, महंगाई में कंट्रोल करना। तो बाजार की व्यवस्था को अगर बात किया जाए तो इसमें जो है दीवान ए रियासत होता था। बाजार व्यवस्था में, बाजार व्यवस्था में, बाजार व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको जो है पहला हो जाएगा क्या? तो सहना ए मंडी तो है ये है। एक होता है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत होता था। तो दीवान ए रियासत की अगर बात करें तो इसका काम था बाजार पर नियंत्रण करना। क्या था? बाजार पर नियंत्रण करना, बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण करना किसका काम था? तो दीवान ए रियासत की। अगर बात करें सहना ए मंडी के तो सहना ए मंडी भी था, सहना ए मंडी। तो ये जो कहलाता था आपको बाजार के अधीक्षक, बाजार के अधीक्षक, बाजार के अधीक्षक कहलाता था आपको सहना ए मंडी। अगर बात करें सराय अदल के तो सराय अदल क्या करता था? सराय ए अदल, सराय ए अदल तो ये न्याय देखता था। क्या देखता था? न्याय, न्याय देखता था। क्या देखता था? न्याय देखता था। और बरीद ए मंडी था, बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी की अगर बात करें तो बरीद ए मंडी जो है आपको क्या था? तो बाजार के निरीक्षक था, बाजार के, बाजार के निरीक्षक था। क्या था? बरीद ए मंडी क्या था? बाजार के निरीक्षक थे। और बाजार के अधीक्षक क्या कहलाते थे? बाजार के अधीक्षक तो आपको सहना ए मंडी। तो इस सारा से पूछा जाता है, जिस तरह से सहना ए मंडी पूछा गया है उसी तरह से बारी बारी से इन चारों पांचों से पूछा जाता है बाजार व्यवस्था के बारे में। एक होता था मुनिहास, है ना? मुनिहास जो होता था गुप्तचर का काम करता था। मुनिहास, मुनिहास जो होता था ये आपको गुप्तचर, है ना? गुप्तचर रहता था, गुप्तचर। तो इसका काम था सादे लिबास में बाजार में घूमते रहना, कौन डंडी मार रहा है तो उसको जो है सबक सिखाना। अगला क्वेश्चन, करा बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 18, 19, 20, 21 बताइए। बाबर की प्रथम आक्रमण की अगर बात करें तो 1519 में हुआ था, 1519 में। और उस प्रथम आक्रमण में बाजार और भेरा को जीता था। किसको जीता था इस प्रथम आक्रमण में? प्रथम आक्रमण में भेरा तथा, भेरा तथा किसको जीता था? तो आपको बजौर को, भेरा तथा बाजौर को, बजौर को जीता था, जीता था। किसको जीता था?
तो प्रथम आक्रमण जो 1519 में हुआ था उसमें बजौर और भेरा को जीत लिया था। बाबर भारत आया था कैसे, तो खैबर दर्रा होकर के आया था। बाबर की अगर बात करें तो बाबर जो है, बाबर भारत खैबर दर्रा होकर आया था, है ना, खैबर पास, खैबर दर्रा से होकर आया था। किससे आया था, तो खैबर दर्रा से होकर के बाबर आया था। और बाबर के द्वारा एक प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत के प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो ये जो हुआ था आपको 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें हार किसकी हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों की सजाने की पद्धति जो है शुरू किया था और इसका 2 गो तोपची था। बाबर के 2 गो तोपची था, उसका नाम था अली कुली एवं मुस्तफा। बाबर के दो तोपची था, है ना, जो तोपों का संचालन करता था। अली, 2 तोपची का नाम क्या था, तो अली कुली एवं मुस्तफा। पहला की बात करें तो अली कुली और दूसरा की बात करें तो मुस्तफा था। अली कुली और मुस्तफा था। और इसके जो तोपों सजाने की जो पद्धति थे, है ना, तोपों सजाने की, बाबर की तोपों सजाने की पद्धति, तोपों की सजाने की पद्धति कैसी थी, तो आपको उस्मानी पद्धति थी। कैसी थी, उस्मानी पद्धति थी आपको तोपों की सजाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि राजतरंगिणी साहित्य के ग्रंथ के लेखक कौन है, कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, पतंजलि। तो राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, यह कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें जो है, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, तो राजतरंगिणी के जो साहित्य है उसका लेखक क्या है, तो कलहन। तो कलहन में जो है किसका जानकारी मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये जो राजतरंगिणी साहित्य के जो लेखक है कलहन, तो ये जो है किस भाषा में था, यह जो है संस्कृत भाषा में था। यह संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा में था। अगला क्वेश्चन, करा इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, टोलमी, स्ट्रेबो। तो बताइए इतिहास के पिता किसको कहते हैं, इसको कहते हैं आपको हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, क्या नाम था, हिस्टोरिका नाम था। क्या था, हिस्टोरिका। इसके पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक था हिस्टोरिका। नामक पुस्तक जो है किसने लिखा, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस का पिता, इतिहास के पिता कहते हैं। इंडिका की बात करें, है ना, मेगास्थनीज के, तो इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका की रचना किसने किया, तो मेगास्थनीज ने। किसने किया है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना किया गया था। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और ये जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करता था, रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा साइमन कमीशन भारत कब आया था, 24 में, 17 में, 27 में, 28 में। बताइए साइमन कमीशन
साइमन कमीशन जो आया था भारत में, क्या पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। अगर डेट पूछे तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन ये जो कमीशन है बनकर तैयार हो गया था 1927 में ही। 1927 में ही जो है बनके तैयार हुआ था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में सर जॉन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में सर जॉन की अध्यक्षता में स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किया गया या बनाया गया, किया गया है ना, स्थापना किया गया। तो 1927 में बनकर तैयार हो गया था साइमन कमीशन, और 3 फरवरी 1928 को ये जो है कहाँ पहुंचा? तो भारत में। अच्छा कहाँ पहुंचा था? तो भारत में यह जो है कहाँ पहुंचा था बताइए? बंबई में। कहाँ पहुंचा था? तो ये बंबई में पहुंचा था, बंबई में। यहां लिख देते हैं बंबई में, भारत के बंबई में पहुंचा था। तो इसका जो है पूरा विरोध हुआ। इसका क्या हुआ? पूरा विरोध हुआ। तो विरोध होने का क्या कारण है? विरोध का कारण अगर पूछे तो इसमें तीनों के तीनों क्या थे? आपको अंग्रेजी हुकूमत थे। इसमें 3 सदस्य था, 3 सदस्य, और तीनों क्या था? तो तीनों जो है अंग्रेज था। तीनों क्या था? अंग्रेज था। इसी अंग्रेज के कारण, तीनों को रहने के कारण कि भारतीय मूल के नहीं है इसमें है, इसलिए इसका क्या किया? भारी विरोध किया गया है ना। और इसका जो कमीशन का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, इसका रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था, रिपोर्ट कब दिया था? तो ये दिया था आपको 1930 में। रिपोर्ट जो है कब दिया था? 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया था। कब? 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया था। अगला क्वेश्चन, तो ये करंट अफेयर्स आ गया है ना। करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर के चलते हैं, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स अभी के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करें तो ये कितने नंबर के हैं? डी.वाई. नंबर बताइएगा कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ओम बिरला की बात करें तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर। जगदीप धनखड़ की बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और सुमन बेरी की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, करा जेनेवा में भारत के नए अस्थायी राजदूत कौन है? इंद्रमणि पांडे, अरविंद बागची, नागराज नायडू, रुचिरा कंबोज। तो बताइए जेनेवा में भारत के नए अस्थायी राजदूत कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इंद्रमणि पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन, करा डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ये किया था आपको सारंग देव को। किसको क्या है? सारंग देव को। अगला क्वेश्चन, कह रहा G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ, इसका 21वां सदस्य कौन बना है? 21वां सदस्य तो क्या? एशियाई संघ, अफ्रीकी संघ, बांग्लादेश, नाटो। तो इसका जो 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। कौन बना है? अफ्रीकी संघ। इस अफ्रीकी संघ में टोटल जो है 55 देश है, 55 देश है। तो यह अफ्रीकी संघ जो है आपको 21वां सदस्य के रूप में जुड़ गया है ना। तो अब G20 से G21 हो गया है। G20 की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता भारत ने 2023 में किया है, और 2024 में इसकी अध्यक्षता किसने, कौन करेगा? 2024 में G20 की अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा? 2024 में तो ये करेगा आपको साउथ अफ्रीका। किसने करेगा? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जो है इसका मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो 5 से 6 जो है आपको करंट अफेयर्स था। अब थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। रिवीजन के बारे में जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा।
कह कि वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? वंदे मातरम गीत में जो है किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया आपको सन्यासी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है इस वंदे मातरम गीत में। वंदे मातरम की अगर बात करें तो वंदे मातरम हमारा क्या है, सॉरी राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत। इसको गाने वाला कौन है ना? इसका वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और इसे सर्वप्रथम जो गाया गया था 1896 में, 1896 में कोलकाता अधिवेशन के, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, गाया गया था क्या? तो इस राष्ट्रीय गीत की, इसकी अवधि कितना है? तो 65 सेकंड है। कितना सेकंड में गाने का समय है? तो 65 सेकंड में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है? तो आपको जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनके द्वारा जातीय जनगणना किया गया है और उसके आधार पर 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया है क्या? तो आरक्षण तो जाति के आधार पर ही किया गया है। तो 50 से 65 और 10 ईडब्ल्यूएस कर दिए, तो टोटल 75% जो है आरक्षण हमारा बिहार में हो गया है। तो आरक्षण जो है किस आधार पर दिया जाता है? जाति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रपिता भी यही कहते हैं। कौन कहते हैं? राष्ट्रपिता कहने वाला कौन है? सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन जो है आपको पंजाब से है। किससे संबंधित है? पंजाब से। कूका आंदोलन किससे संबंधित है? पंजाब से। इसमें ब्रेक नहीं लगेगा, फटाफट होगा। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पैसेज टू इंडिया पुस्तक के रचयिता है E.M. फोस्टर। क्या है? E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर है। क्या है? E.M. फोस्टर है। और कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये है आपको इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। सॉरी मिस्टेक हो गया, डेनमार्क की है। किसका है? डेनमार्क का। कोपेनहेगन किसका राजधानी है? डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी आपको कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन, कह हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा था? हरिजन बंधु, पहले आता था हरिजन बंधु नाम करके। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि का जन, हरि मतलब विष्णु, जन मतलब व्यक्ति। तो विष्णु का जो जन है उसको हरिजन कहते हैं। तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो बंधु हटा करके सिर्फ और सिर्फ हरिजन कर दिया गया था। क्या कर दिया था? तो हरिजन सिर्फ जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है सड़क परिवहन से है, सड़क परिवहन से, सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव मतलब पिलर कौन डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने डाला था? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर बात करें इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा करने वाला कौन था? तो पूरा करने वाला जो है था इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था। और इसके 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था? 5वीं मंजिल का, तो 5वीं मंजिल की अगर बात करें इसके 5वीं मंजिल का निर्माण जो है FST ने किया था, फिरोज शाह तुगलक जिसको कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। और किसके याद में बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन अगर बताया कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था? तो बख्तियार काकी, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के याद में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके याद में? बख्तियार काकी के। अगला क्वेश्चन है बाबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था। जजिया कर कैसी कर में है? कैसी कर है? तो गैर धार्मिक कर है जिसको समाप्त बाबर ने 1564 में कर दिया था। कब कर दिया था? 1564 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो दिमाग पर थोड़ा जो है जोर डालिए आप लोग भी, फटाक सा क्वेश्चन पढ़िए और फटाक सा जो है आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले हैं।
करा किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, किसने शुरू किया था, धर्म को शुरू किया था, शुरू कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो दीन इलाही धर्म को जो शुरू किया था ये किया था आपको अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? तो अकबर ने इसके द्वारा जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? और इसको अगर स्वीकार पूछे तो स्वीकार जो है किसने किया था? बीरबल ने। किसने किया था? बीरबल ने। अगला क्वेश्चन करा सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है तो कौन सी ग्रंथ है सर्वप्राचीन? तो ये है आपको मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति जो है आपको सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन करा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में। इसमें बुलावा कौन भेजा था? महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह को बुलावा पत्र किसने भेजा था? बुलाया था किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने बताया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है इन्हें बुलाया गया था। और ये जो आंदोलन सत्याग्रह हुआ था काहे हुआ था? तो नील की खेती हेतु तीन कठिया पद्धति यानी 3/20 पर यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था। 3/20 की खेती पर नील का उत्पादन करना, उत्पादन करने से यह क्या था? संबंधित था। किससे संबंध था? तो 3/20 की खेती पर नील के खेती करने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे बिहार का स्थान तो ये 12 नंबर पर है। कैमा नंबर पर है? 12वां नंबर पर है। और अगर जनसंख्या में पूछे तो ये हो जाएगा आपको, जनसंख्या में हो जाएगा तीसरा। जनसंख्या में कितना हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा, है ना। और पहला कौन है? पहला अगर पूछे तो पहला हो जाएगा आपको यूपी हो जाएगा। दूसरा अगर पूछे तो दूसरा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो कम से कम इतना याद रखिएगा, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। कर स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषित कब किया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, 1948 में। अगला क्वेश्चन कर दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो क्या थी जी? फारसी थी। कैसा थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी कैसी थी? सॉरी, फारसी नहीं, अरबी होगा। ये तो मुगल का था, अरबी था। कैसा था? अरबी था। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपको अरबी था। लेकिन अगर पूछता कि मुगल सल्तनत की भाषा क्या था तो फारसी था। अगर पूछे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री क्या है? तो प्रथम अभिनेत्री का जो नाम है आपको नरगिस दत्त है। कौन है? नरगिस दत्त है। प्रथम अभिनेत्री का नाम क्या है? तो नरगिस दत्त है। अगला क्वेश्चन अगला है करा मॉडरेट कर किससे संबंधित है? मॉडरेट कर, तो मॉडरेट कर जो संबंधित है ये आपको उत्पाद से है। किससे है? उत्पाद कर से। उत्पाद शुल्क से है, शुल्क से, उत्पाद शुल्क से संबंधित है मॉडरेट कर। कर पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस के निर्माण। लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इस गोल घर का निर्माण हुआ था। काहे किया गया था? तो इसमें अनाज का भंडारण के लिए, अनाज भंडारण हेतु, अनाज को भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन करा उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो 1936 में, 1936 में। जब बिहार का प्रांत बंगाल के प्रांत से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, तो उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था। लेकिन उड़ीसा बाद में 1936 में जाकर क्या हुआ? अलग हो गया। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह किसके द्वारा होंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगर बात करें इस उच्च न्यायालय के तो इसको रीट जारी करने का अधिकार है। रीट 226 में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय पूछे तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला सेम हो गया है ना, इसके पहले बता चुके हैं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्यार दर्शाते रहिए ताकि हम आपके लिए लगातार जो है वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।